बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान में फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर ठोस अवस्था। तो देखते हैं ठोस अवस्था क्या होता है। हमारे चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था। बेटा ठोस अवस्था को पढ़ने से पहले मुझे कुछ पिछली बातों को ध्यान दे लेना चाहिए जो हमने पिछली क्लासों में पढ़ रखा है, 9th क्लास पे पढ़ रखा है, इससे या पिछली क्लासों पर पढ़ रखा है। उनमें से एक शब्द है द्रव्य, या जिसको हम पदार्थ के नाम से भी जानते हैं। मैं ठोस अवस्था पे भी चर्चा करूंगा कि ठोस अवस्था क्या होती है, लेकिन उससे भी पहले कि पदार्थ या द्रव्य क्या होता है। तो बेटा आपने पिछली क्लासेस में पढ़ रखा होगा पदार्थ या द्रव्य क्या होता है। पदार्थ वो वस्तु है, वो ऑब्जेक्ट है जो स्थान घेर लेता है और जिसमें द्रव्यमान होता है। हर एक उस वस्तु या उस ऑब्जेक्ट को हम लोग पदार्थ कहते हैं जो या तो स्थान घेरता है और जिसमें कुछ मात्रा में क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो मैं अगर द्रव्य की या पदार्थ की खासियत बताना चाहूँ तो द्रव्य या पदार्थ की खासियत होती है, सबसे फर्स्ट अगर मैं चेक करता हूँ कि किसी भी द्रव्य या पदार्थ में क्या विशेषता है, तो पहली विशेषता है वह स्थान घेरता है, वह स्थान घेरता है। और अगर मैं दूसरी विशेषता इसकी चेक करता हूं पदार्थ की, तो पदार्थ की दूसरी विशेषता है इसमें द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है। तो आप चाहे उसे द्रव्य कह दो, आप चाहे पदार्थ कह दो, इन दोनों की भी परिभाषाओं में अगर कभी बात आएगी तो मैं दो चीज़ों को विशेष ध्यान रखूंगा कि एक तो द्रव्य या पदार्थ में खासियत होती है वो स्थान घेर लेता है, और दूसरी द्रव्य या पदार्थ में खासियत होती है कि वो उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता जरूर है। हाँ, किसी ऑब्जेक्ट का या किसी द्रव्य पदार्थ का द्रव्यमान कम होता होगा तो किसी द्रव्य पदार्थ का द्रव्यमान ज़्यादा है, लेकिन हर एक द्रव्य में कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। फिर हमारे यहाँ बात आती है कि अगर हम द्रव्य या पदार्थ को पढ़ लेते हैं कि वो किन किन विशेषताओं को रखता है, तो मुझे इस बात को भी जरूरी है कि इस बात को भी ध्यान दे लेना कि आखिर हमारे यहाँ द्रव्य या पदार्थ कितने भागों में विभाजित हैं, या हमारे यहाँ पाया जाने वाला द्रव्य कितने रूपों में पाया जाता है। तो बेटा अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री के बेसिस पर देखता हूँ कि द्रव्य या पदार्थ कितने भागों में विभाजित है, तो मुझे द्रव्य या पदार्थ के 3 भाग तो प्रमुख मिलते हैं, 3 प्रमुख भाग मिलते हैं जिसको आपने भी पढ़ा होगा। कौन कौन सा? ठोस, अर्थात द्रव्य पदार्थ का अगर मैं पहला रूप देखता हूं तो वो ठोस रूप है। इस ठोस रूप को हम ठोस अवस्था भी कहते हैं। अगर मैं सेकेंड नंबर पे चलता हूं, मैं ये चेक करूं कि पदार्थ का दूसरा रूप या पदार्थ की दूसरी अवस्था क्या है, तो आप सभी जानते हो पदार्थ की दूसरी अवस्था क्या है, द्रव। और पदार्थ की अगर तीसरी अवस्था पर चर्चा की जाए तो आप सभी को इस बात का अंदाजा है, पदार्थ की तीसरी अवस्था को क्या कहते हैं, गैस। ठोस को हम सॉलिड के नाम से जानते हैं, द्रव को हम लिक्विड कहते हैं, और गैस को तो अंग्रेजी में भी गैस ही कहा जाता है। तो पदार्थ अवस्थाओं के बेसिस पर अगर मैं मेनली पढ़ना स्टार्ट करता हूं, मुझे 3 अवस्थाएं मिलती हैं, और इसके अतिरिक्त भी मुझे पदार्थ की 2 अवस्थाएं मिलती हैं। कौन कौन सी, मैं उसे यहां चर्चा करता हूं। बेटे पदार्थ की चौथी अवस्था ज़्यादातर हम लोगों को अभी तक पढ़ने को नहीं मिली है, लेकिन ऐसा है कि हमें उस अवस्था के विषय में थोड़ा सा नॉलेज तो जानना ही चाहिए। तो पदार्थ की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था हो गई प्लाज्मा। और बेटा अगर पदार्थ की 5वीं अवस्था की बात की जाए, इसका नाम थोड़ा सा बड़ा है, बोस आइंस्टीन या आइंस्टाइन कंडेंसेट। कंडेंसेट
तो ये पदार्थ की टोटल अगर मिलाकर देखी जाए 5 अवस्थाएं हो जाती हैं। अब मैं इन पदार्थों में जो मुझे 3 अवस्थाएं हैं, मैं इनके विषय में थोड़ा सा ध्यान दे लेता हूं। वैसे भी आपको बता दूं मैं कि हमें इस पूरे चैप्टर में ना तो द्रव अवस्था से कोई ज़्यादा लेना देना है, ना गैस अवस्था से कोई लेने देना है, ना प्लाज्मा और बोर्स-आइंस्टीन कंडेंसेट नामक अवस्थाओं से हमें कोई भी ज़्यादा लेना देना है। अगर हम किसी भी एक आर्टिकल को ढंग से पढ़ने वाले हैं तो बेटा वो है ठोस अवस्था। क्यों ठोस अवस्था? बेटा हमारे चैप्टर का ही नाम है ठोस अवस्था। हम इस पूरे चैप्टर में केवल उन पदार्थों को ही डिस्कस में लाएंगे जो पदार्थ सॉलिड स्टेट में होते हैं या सॉलिड स्टेट में आ सकते हैं। हमें पदार्थ की बाकी अवस्थाओं से कोई खास मतलब नहीं रहने वाला है, लेकिन कम से कम पदार्थ की अवस्थाओं का नॉलेज तो हो जाना चाहिए हमें। तो मैं सबसे पहले चेक करता हूं कि ठोस पदार्थ की क्या क्या विशेषताएं होती है, या पदार्थ जब ठोस अवस्था में आ जाए उसकी क्या क्या विशेषता होती है। तो बेटा ठोस अवस्था में आने पर पदार्थ की विशेषताओं में सबसे पहली बात, आकार निश्चित हो जाता है। जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था में आ जाए तो बेटा फिर उसका आकार कैसा हो जाता है? निश्चित हो जाता है। जितने आकार का आपके पास ऑब्जेक्ट है, अब उसका आकार ना तो बढ़ने वाला है और ना तो घटने वाला है। अगर मैं दूसरी विशेषता की बात करता हूं तो आयतन निश्चित। आयतन निश्चित। पदार्थ का जो आयतन है वो भी फिक्स हो जाता है। अगर आप किसी भी ठोस पदार्थ, जैसे मैंने माना ये मेरे पास ये ठोस पदार्थ है, अब इस ठोस पदार्थ को आप एक काम करें, इस ठोस पदार्थ को आप आयतन को नाप लें। इसके बाद आप इसको चाहे जहां पर ले जाएं, कम टेम्परेचर पर, ज़्यादा टेम्परेचर पर, कहीं पर भी ले जाएं, लेकिन अगर ये ठोस अवस्था में है फिर इसके आयतन को नापते हो, इसके आयतन में कोई चेंज आने वाला नहीं। तो ठोस अवस्था में पदार्थ की 2 खासियत तो बिल्कुल फिक्स हैं। एक, उसका आयतन भी चेंज होने वाला नहीं, और दूसरा उसका आकार जो है, आकृति जो है वो भी निश्चित है। तो मैं थोड़ा इसको आकृति लिखे देता हूं। आकृति ज़्यादा बेटर रहेगा। आकृति का मतलब बनावट, ये उसकी फिक्स है। अब आगे मैं अगर ठोस अवस्था से निकलकर चलता हूं द्रव अवस्था में, तो द्रव अवस्था में भी 2 खासियत हैं या 2 विशेषताएं हैं। द्रव अवस्था में से सबसे पहली विशेषता है कि किसी भी द्रव पदार्थ की जो आकृति होती है, बेटा आप सभी को पता है अनिश्चित रहती है। आकृति अनिश्चित कैसे रहती है? अगर आपने द्रव जल को ले लेते हैं, जल द्रव अवस्था में जब होता है, आप इसको देखते होगे, आपने इसको बाल्टी पर भर दिया तो जल ने बाल्टी के आकार को ग्रहण कर लिया, बाल्टी के आकार का हो गया। आपने इसको गिलास में भर दिया, ये गिलास के आकार का, आपने जग में भर दिया, ये जग के आकार में बदल गया, जग की आकृति में बदल गया। इसका मतलब जल जो है वो लगातार आकृतियों को क्या करता रहता है? चेंज करता रहता है। लेकिन सोचने वाली बात है, क्या जल आयतन को चेंज करता है? तो बेटा इसका आंसर है, जल का जो आयतन है या किसी द्रव पदार्थ का आयतन है वो हमेशा के लिए कैसा है? निश्चित है, ये कभी चेंज नहीं होता। आयतन निश्चित कैसे है? अगर आप 1 लीटर जल को ले लेते हो, आप 1 लीटर जल को आप विभिन्न प्रकार के अलग अलग बर्तनों में डाल के देखो। मैंने क्या किया, मुझे 1 लीटर जल मिला, मैंने पहले बर्तन में डाला, पहले बर्तन से दूसरे में डाला, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे मैं कई पात्रों में उसे डालता चला गया। लेकिन एक बात नोटिस करने वाली है, जब भी मैंने अलग अलग पात्रों में जल को डाला, मैं अगर उसके आयतन को नापूंगा, वो अगर 1 लीटर पहले पात्र में था तो वो 1 लीटर ही रहेगा। अर्थात जल का आयतन जो है वो कभी चेंज होने वाला नहीं। आप कहीं दूसरे घरों से दूध वगैरह खरीद के लाते हो, आप देखते हो वहां अगर 1 लीटर नापा गया है तो आप अपने घर में भी नापोगे 1 लीटर ही निकलेगा। अर्थात द्रव पदार्थ है, इसके आयतन में कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो द्रव पदार्थ की खासियत होती है या विशेषता रहती है कि आकृति तो इसकी चेंज हो सकती है परंतु इसके आयतन में कोई चेंज नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं गैस पदार्थ की बात कर लूं इस समय, तो बेटा गैस पदार्थ को देखते हैं, लिखा है आकृति अनिश्चित। आकृति अनिश्चित का मतलब आप गैस को जिस भी पात्र में रख दोगे, जिस भी बर्तन में रख दोगे, गैस उसी बर्तन में अपने अलग रूप में को ग्रहण कर लेगी। आप छोटे पात्र में रखते हो
या लंबे पात्र में रखते हो तो वो लंबे लंबे पात्र में अपना स्थान ग्रहण कर लेगी। गैस का आकार कोई भी निश्चित नहीं है। आप धुएं को भी देखते होगे, जब भी आग जलती है धुआं निकलता है, लगातार आकृति को क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है, उसमें आकृति का चेंज आपको दिखता रहता होगा। तो आकृति चेंज हो जाती है, अर्थात आकृति निश्चित नहीं है गैसीय पदार्थों की। एक और मैं बात करूंगा कि गैसीय पदार्थों के आयतन में क्या क्या चेंज होता है, निश्चित है या अनिश्चित है। आप बेटा सभी लोग पढ़ चुके होंगे कि गैसों का तो आयतन भी अनिश्चित होता है, आयतन में भी कोई निश्चित पैटर्न नहीं है कि आयतन निश्चित रहेगा। क्यों निश्चित रहेगा, नहीं रहता है, आप देखते होंगे। वैसे मैं अगर आपको बात बताऊं एक चीज कि आपके जो घरेलू सिलेंडर में गैस भरी है 14.2 kg, ये काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस करके भरी गई है, छोटा आयतन करके भरी गई है। अगर इसी गैस को आप घर में खोल दो, अभी छोटे से सिलेंडर के अंदर केवल है, आप इसको खोल दोगे ये पूरे घर में फैल जाएगी। मतलब अभी छोटे सिलेंडर पे थी, अब पूरे के पूरे घर में फैल गई है। अर्थात एक छोटे आयतन से गैस कैसे आयतन में पहुंच गई है, बहुत बड़े आयतन में पहुंच गई है। तो मैं इसको जानता हूं कि गैस अवस्था में पदार्थ की आकृति भी अनिश्चित रहती है। अगर मैं उसके आयतन की बात करता हूं तो पदार्थ का आयतन भी कैसा रहता है, अनिश्चित रहता है। हाँ, थोड़ी सी और बात कर ली जाए कि ठोस पदार्थ आप सभी जानते हो, चाहे वो ठोस पदार्थ हो, चाहे गैस पदार्थ हो, कोई भी पदार्थ हो, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और छोटे छोटे कणों के मध्य, अच्छा छोटे छोटे कणों के मध्य एक प्रकार का आकर्षण बल भी कार्य करता है। अभी सोचो, ये ठोस पदार्थ है, इस ठोस पदार्थ में केवल क्या कार्बन, लकड़ी है, कार्बन का पार्टिकल है, क्या केवल एक कार्बन का पार्टिकल होगा? नहीं, बहुत सारे कार्बन के पार्टिकल एक दूसरे से क्या होंगे, जुड़े होंगे। अर्थात कार्बन के उन पार्टिकल्स के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। कार्बन के कणों के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, ये क्योंकि कार्बन ठोस अवस्था में है, इसलिए इसके कणों के मध्य होने वाला, लागू होने वाला या कार्य करने वाला आकर्षण बल अधिक प्रभावी होता है, स्ट्रांग होता है। कभी भी ठोस पदार्थ भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, इसके कणों के मध्य भी आकर्षण बल लगता होगा। द्रव पदार्थ भी कणों से मिलकर ही बना होता है, गैस भी ऐसे ही होता है। तो इन तीनों पदार्थों के मध्य छोटे छोटे कणों के बीच कोई ना कोई आकर्षण बल कार्य करता है। तो मुझे ये चेक कर लेना चाहिए कि कौन सी अवस्था में पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है और कौन सी अवस्था में पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल कम होता है। तो मैं अगर ठोस के मध्य देखूं, बात करूं, तो ठोस पदार्थ के अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल कार्य करता है वो प्रबल होता है, प्रबल आकर्षण बल। अर्थात जब भी कभी ठोस पदार्थ में अणुओं, परमाणुओं, कणों के बीच की बात होगी आकर्षण बल की, आप बताओगे ये आकर्षण बल काफी स्ट्रांग रहता है, इसलिए मैंने लिखा है प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है। लेकिन अगर मैं यही चीज द्रव के लिए चेक करूंगा तो मैं बताऊंगा कि द्रव अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल कार्य करता है वो आकर्षण बल दुर्बल होता है, दुर्बल आकर्षण बल। अभी मुझे गैस में भी तो बात कर लेनी चाहिए, गैस के अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल होता है क्या ये स्ट्रांग होता है या वीक होता है? तो मुझे बेटा पता है कि गैस के अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल होता है अत्यंत दुर्बल आकर्षण बल, दुर्बल आकर्षण बल। बेटा अगर मैं इसकी चौथी विशेषता लिखने की बात करूं सभी पदार्थों की, इस बात को बहुत ध्यान देने वाली बात है। अब मैं बताऊंगा कि जब पदार्थ किसी अवस्था में रहता है या ठोस, द्रव, गैस, उसके अणुओं के बीच की दूरी, कणों के बीच की दूरी कब कम रहती है और कब ज़्यादा रहती है। अभी सोचो, अगर किसी पदार्थ में जो कि ठोस अवस्था में है, आपको पता है प्रबल आकर्षण बल लगता है उनके परमाणुओं, कणों के बीच में। अगर कभी किसी पदार्थ के परमाणुवीय कणों के बीच में अधिक आकर्षण बल लगता है, प्रबल आकर्षण बल लगता है, तो वे सारे के सारे पार्टिकल एक दूसरे से कैसे आ जाएंगे, नजदीक। और जब नजदीक आ जाएंगे तो
नज़दीक आने पर उनके कणों के बीच की दूरी या गैप कैसा हो जाएगा, कम। तो मैं एक और बात करता हूं कि जब भी कभी ठोस पदार्थ की बात होती है, क्योंकि ठोस पदार्थ में परमाणुवीय कणों के बीच की दूरी कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि उनके परमाणुवीय कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल कैसा होता है, ज़्यादा। क्योंकि आकर्षण बल ज़्यादा होता है, सारे के सारे कण एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। कौन से फॉर्म में? कुछ इस रूप में। सारे के सारे कण जो हैं वो एक ही जगह इकट्ठा हैं, एक दूसरे से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि ठोस अवस्था में पदार्थ के कणों के बीच का आकर्षण बल कैसा होता है, ज़्यादा। तो सारे ठोस पदार्थ के जितने भी कण हैं वो सब एक दूसरे से चिपके जा रहे हैं, जुड़े जा रहे हैं। इसलिए उन कणों के बीच का जो गैप है वो कैसा है, कम है या बिल्कुल ना के बराबर है। तो आप इसको समझ गए होंगे, द्रव अवस्था में दुर्बल आकर्षण बल। क्योंकि द्रव अवस्था में मैं जानता हूं कि आकर्षण बल कैसा रहता है, दुर्बल। आकर्षण बल दुर्बल होने की वजह से जो सारे के सारे परमाणुवीय कण होते हैं वो एक दूसरे के नजदीक तो आते हैं, लेकिन इतना नजदीक नहीं आते जितना कि ठोस अवस्था में पदार्थ के परमाणुवीय कण एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। तो मैं द्रव अवस्था को कैसे बनाऊंगा, थोड़ा सा दूर दूर पार्टिकल, परमाणुवीय कण एक दूसरे के पास आते हैं। आकर्षण बल क्योंकि होता है, क्योंकि दुर्बल आकर्षण बल होता है। ये पार्टिकल एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक आने वाले नहीं हैं। अब गैस अवस्था में मैं बात कर लेता हूं, लिखा है अत्यंत दुर्बल आकर्षण बल, कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच, परमाणुवीय कणों के बीच जो आकर्षण बल है वो अत्यंत ही दुर्बल है, बहुत ही दुर्बल है। आप सभी जानते हो बेटा, अगर आकर्षण बल बहुत दुर्बल हो जाएगा तो इनके मध्य आकर्षण बल दुर्बल होने की वजह से गैसीय कण अपेक्षाकृत थोड़ा सा और दूर दूर रहेंगे। इसलिए अगर मुझे गैसों के फिगर को अगर बनाना हो तो मैं गैस के लिए बहुत ही कम पार्टिकल बनाता हूं। क्यों? क्योंकि इनके मध्य आकर्षण बल बहुत कम है। क्योंकि आकर्षण बल बहुत कम है, ये कण एक दूसरे से कैसा रहते हैं, दूर दूर रहते हैं। तो बेटा पदार्थ की अवस्थाओं को मैंने पढ़ा। हालांकि पदार्थ की अवस्थाओं के विषय में जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन थी ये सारी की सारी छोटी क्लासेस में आपको मिल चुकी होगी। लेकिन अब मैं बात करता हूं, क्योंकि हमारा चैप्टर ठोस अवस्था के आसपास घूमता है, तो बेटा मैं बाकी पदार्थों को छोड़कर या पदार्थ की बाकी अवस्थाओं को सभी को छोड़कर, मैं 4 अवस्थाओं को छोड़कर मैं केवल बात करूंगा किसकी, ठोस अवस्था की। कि ठोस अवस्था क्या होती है, या ठोस अवस्था या ठोस पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको हटा देता हूं। बेटा तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे। अब बात आती है ठोस पदार्थों के विषय में हमें अध्ययन करना था। तो सबसे पहली चीज हम लोग तो जान चुके ठोस पदार्थ क्या होते हैं, या पदार्थ जब ठोस अवस्था में पहुंचता है उसके क्या क्या गुण रहते हैं। अब बात आती है कि ठोस पदार्थ अपने यहाँ कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा अगर मैं मुख्य रूप से देखूं, देखो मैं क्या लिखता हूं नीचे, परमाणुवीय कणों के आधार पर या परमाणुवीय कणों की व्यवस्था के आधार पर, परमाणुवीय कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोसों को या ठोस पदार्थों को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो बेटा आता है हमारे यहाँ की ठोस पदार्थ, अगर मैं चेक करूं कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने बेटा यहाँ लिख रखा है कि परमाणुवीय कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोसों या ठोस पदार्थों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। अगर मैं पहले भाग की बात करता हूं तो पहला भाग आता है क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस। अगर मैं सेकंड नंबर पे चलता हूं कि दूसरा प्रकार क्या है, तो दूसरा आता है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस।
क्रिस्टलीय ठोस क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं इसको, और अक्रिस्टलीय ठोस को एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। तो बेटा इसमें से सबसे पहले जरूरी है जानकारी कर लेना, मुझे सब कुछ समझ में आता है, मुझे सबसे पहले जान लेना चाहिए परमाणुवीय कण क्या होता है, क्योंकि मैं तो जान जाऊंगा कि व्यवस्था क्या होती है, बाकी सब कुछ मुझे समझ में आ रहा है, मुझे अक्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय तो बाद में पढ़ना है, पहले मुझे पता कर लेना है कि परमाणुवीय कण क्या होते हैं। तो बेटा मैं बताऊं परमाणुवीय कण क्या होता है। आप सभी जानते हो किसी ठोस पदार्थ में कोई ना कोई पार्टिकल जरूर होता है, या कोई भी ठोस पदार्थ जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उन छोटे छोटे कणों को हम क्या कहते हैं, परमाणुवीय कण। परमाणुवीय कण को एक और नाम से जानते हैं हम, अवयवी कण। तो आप ध्यान रखिएगा परमाणुवीय कण या अवयवी कण क्या होते हैं, कोई ठोस पदार्थ जिन कणों से मिलकर बना होता है उन कणों को हम कहते हैं परमाणुवीय कण या अवयवी कण। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपने घरेलू नमक देखा होगा, कॉमन साल्ट जिसको कहते हैं, सबके यहां होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये तो फॉर्मूला होता है, अर्थात नमक का जो टुकड़ा होता है वो सोडियम और क्लोरीन के छोटे 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 परमाणुविक आयन से मिलकर बना होता है। अगर आप नमक को चेक करोगे तो नमक में केवल दो प्रकार के आयन होते हैं, पॉजिटिव आयन Na के साथ एंड क्लोराइड आयन माइनस। Na पॉजिटिव Cl माइनस के छोटे छोटे परमाणु जब आयन आपस में मिलना स्टार्ट करते हैं तो नमक के टुकड़े को निर्मित करते हैं। या मैं समझ सकता हूं नमक का टुकड़ा किन छोटे छोटे आयनों से मिलकर बना होता है, Na पॉजिटिव आयन एंड Cl निगेटिव आयन। क्योंकि नमक का टुकड़ा इन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, मैं कह सकता हूं कि नमक के टुकड़े के जो परमाणुवीय कण हैं वो Na पॉजिटिव आयन और क्लोराइड निगेटिव आयन है। अभी मैं एक बात करता हूं, हीरा ठोस पदार्थ होता है और आप सभी को पता है कि हीरा ठोस पदार्थ होता है और ये कार्बन के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो मुझे पूछेगा कि हीरे के परमाणुवीय कण कौन है, मैं बताऊंगा कार्बन, क्योंकि हीरा कार्बन से मिलकर बना है, कार्बन परमाणुओं से मिलकर बना है, इसलिए हीरे के परमाणुवीय या अवयवी कण कौन हो गए, कार्बन। मैं इस बात को दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि कोई भी ठोस पदार्थ जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है उन छोटे छोटे कणों को कहते हैं परमाणुवीय कण, या बेटा मैंने एक नाम लिखा था उनका, अवयवी कण। आप इसको ध्यान रखोगे, परमाणुवीय कण या अवयवी कण क्या होते हैं। तो समझ गए होगे मेरे ख्याल से परमाणुवीय या अवयवी कण क्या होते हैं। तो परमाणुवीय या अवयवी कणों के बाद मैं बात करूंगा कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। बेटा मैं क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस को थोड़ा सा सबसे पहले इसकी डिफिनीशन लिखे देता हूं, फिर बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोस या अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। किसी ठोस पदार्थ की वह अवस्था, किसी ठोस पदार्थ की वह अवस्था जिसमें ठोस पदार्थ के अवयवी कण और क्या कहते हैं, परमाणुवीय कण। कणों की व्यवस्था एक निश्चित पैटर्न में होती है। या इनकी व्यवस्था
दीर्घपराशी होती है। तो बेटा ठोस पदार्थ में से अगर मैं क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की बात करता हूं तो इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है कि किसी ठोस पदार्थ की वह अवस्था जिसमें ठोस पदार्थ के अवयवी या परमाणुवीकरण, तो अवयवी या परमाणुवीकरण को मतलब समझ गए, जिससे वो ठोस पदार्थ मिलकर बना है या जिन कणों से ठोस पदार्थ मिलकर बना है उन कणों की व्यवस्था कैसी होती है, निश्चित पैटर्न में होती है। निश्चित पैटर्न का मतलब इनकी व्यवस्था का क्रम निश्चित रूप का होता है। मैं भी बताता हूं कैसा निश्चित पैटर्न में होती है, या कह सकते हैं कि इनकी व्यवस्था दीर्घपराशी होती है। देखो मैं बना के दिखाता हूं। मेरे पास एक ठोस पदार्थ है, इस ठोस पदार्थ को मैंने बनाया तो मैं जानता हूं कि ठोस पदार्थ छोटे छोटे अवयवी या परमाणुवी कणों से मिलकर बना होता है। मैं छोटे छोटे परमाणुवी या अवयवी कणों को बना देता हूं। ये उस ठोस पदार्थ के अवयवी या परमाणुवी कण हो गए। तो बेटा मैं ज्यादा नहीं बनाता हूं, मैं इतना ही केवल बना के दिखा देता हूं आपको। तो इसमें से एक मैं व्यवस्था क्या देखता हूं, निश्चित पैटर्न में क्या देखता हूं, पैटर्न निश्चित है। अगर मैं इस पार्टिकल के सामने भी जाता हूं तो मुझे एक ही लाइन पर देखो सामने रखे हुए पार्टिकल मिलने क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। अगर मैं एक पार्टिकल के सामने चलता हूं तो मैं देखता क्या हूं कि मैंने एक पार्टिकल के सेंटर से जब चलना स्टार्ट किया, मैं उस हर एक पार्टिकल के सेंटर पर जा रहा हूं। या इधर के लिए भी परमाणुवी कणों की व्यवस्था निश्चित है, पैटर्न पर है। और मैं ऊपर से नीचे भी आता हूं, देखिए हर एक परमाणुवी कण के नीचे दूसरा परमाणुवी कण सेट है। इस प्रकार से अगर मैं चेक करता हूं, मैं इसके नीचे चेक करता हूं, देखो इसके नीचे लगातार परमाणुवी कण निश्चित व्यवस्था पर रखे हैं। मैं यहां से स्टार्ट करता हूं लेफ्ट टू राइट, तो मुझे भी लगातार सब परमाणुवी कण एक ही व्यवस्था पर रखे दिखाई देते हैं। अर्थात अगर मैं चेक करता हूं तो परमाणुवी कण एक निश्चित पैटर्न पर हैं, एक निश्चित व्यवस्था पर हैं। इनका पैटर्न बिगड़ता हुआ नजर नहीं आया मुझे। अच्छा दीर्घपराश क्यों कहा कि इनका ये दीर्घपराशी क्यों होते हैं? क्योंकि बेटा मैं क्रिस्टल के शुरुआत से अगर मैं लास्ट तक चेक करूं, मुझे कहीं भी परमाणुओं के या परमाणुवी कणों की व्यवस्था बिगड़ी हुई नजर नहीं आई। जो भी परमाणुवी कणों का क्रम था वो शुरू से लेकर लास्ट तक बिल्कुल बराबर वैसा ही बना रहा। अर्थात क्रिस्टल का अगर या ठोस पदार्थ की शुरुआत से लेकर लास्ट तक व्यवस्था, शुरुआती कण से लेकर लास्ट परमाणुवी कण तक की व्यवस्था बिल्कुल बनी हुई है, निश्चित क्रम में है। हम ऐसे परास को क्या कहते हैं? दीर्घपराशी कहते हैं। क्रिस्टल के शुरुआत से लेकर अंत तक सभी परमाणुवी कण निश्चित क्रम में हैं। हमने कहा इसके निश्चित क्रम का तो परास बहुत ज्यादा है, हर एक कण परास में है या हर एक कण निश्चित क्रम में है। तो मैंने बताया इस प्रकार की व्यवस्था को मैंने कहा कि ये कण दीर्घपराशी व्यवस्था पर है। दीर्घपराशी व्यवस्था का मतलब है जितना भी पार्टिकल है वो चाहे 10,000 अणु परमाणुवी कण हो, चाहे 10 करोड़ परमाणुवी कण हो, जितने भी परमाणुवी कण हैं वो सारे के सारे निश्चित व्यवस्था पर हैं। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा परमाणुवी कण निश्चित व्यवस्था पर है, मैंने बताया कि इनकी व्यवस्था दीर्घपराशी है। दीर्घ का मतलब चाहे जितना आप इनके पार्टिकल्स को आगे लेते जाओगे व्यवस्था निश्चित ही मिलने वाली है। तो ये बेटा क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की खासियत हो गई या विशेषता। चेक करता हूं अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में क्या विशेषता होती है। बेटा तो आप समझते हो अगर क्रिस्टलीय की आपको डेफिनेशन आती है, अक्रिस्टलीय में ज्यादा अंतर आने वाला नहीं है। अक्रिस्टलीय को मैं कैसे लिखता हूं? किसी ठोस पदार्थ की वह अवस्था जिसमें ठोस पदार्थ के अवयवी कणों, अवयवी को आप परमाणुवी भी बोल सकते हैं, अवयवी या परमाणुवीय कणों
की व्यवस्था निश्चित पैटर्न में नहीं होती। या इनकी व्यवस्था लघु पराशी होती है। लघु पराशी होती है, शॉर्ट रेंज के होते हैं। लघु पराशी का मतलब है कुछ देर तक व्यवस्था तो बनी दिखेगी, लेकिन इसके बाद व्यवस्था बिगड़ जाएगी। निश्चित पैटर्न में ना होने का मतलब है या तो कोई भी कण का पैटर्न निश्चित ही नहीं होगा, सारे के सारे पार्टिकल अनिश्चित क्रम में मैं बना कर दिखा देता हूं। सबसे पहले अनिश्चित पैटर्न वाली बात के लिए मैं बहुत सारे कण बनाए पड़ा हूं, लेकिन मैंने कभी किसी की कण की व्यवस्था को निश्चित नहीं रखा। जब मुझे जैसा पता चला, मैंने ठोस को देखा, सारे कण उल्टी सीधी व्यवस्था पर हैं। आप देखिए कोई भी कण की में किसी भी इस ठोस के फिगर में किसी भी परमाणुवीय कण की व्यवस्था निश्चित पैटर्न में है ही नहीं। ऐसे ठोस पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? अक्रिस्टलीय। और दूसरी खास बात, इसका अर्थ मैं चेक कर लेता हूं कि इसका मतलब क्या होता है। या इनकी लघु पराशी व्यवस्था होती है, या इनकी व्यवस्था, इस जगह पे क्या लिख देते हैं? व्यवस्था लघु पराशी होती है। बेटा लघु पराशी का मतलब है मैं जब इसको चेक करना स्टार्ट करता हूं तो मुझे ऐसा देखने को मिलता है कुछ दूर तक तो परमाणुवीय कणों की व्यवस्था निश्चित पैटर्न में होती है, लेकिन मैं कुछ ही देर के बाद देखता हूं तो परमाणुवीय कणों की व्यवस्था अब निश्चित पैटर्न में नहीं मिलती। तो कुछ देर तक तो इनमें व्यवस्था बनी रही, लेकिन कुछ देर के बाद या कुछ परमाणुवीय कणों के बाद मैंने देखा यहां पर परमाणुवीय कणों की व्यवस्था बनी है, यहां बनी है, यहां बनी है, यहां बनी है, यहां। लेकिन अब मैं इस भाग के नीचे जैसे ही आता हूं, मैं चेक करता हूं कि अब परमाणुवीय कणों की व्यवस्था जो है वो निश्चित पैटर्न में नहीं है। तो इनका ओरिजिनल अरेंजमेंट जो रहा, जो इनका क्रम रूप में अरेंजमेंट रहा, वो थोड़ी देर के लिए ही आया, एक छोटे समय के लिए आया, एक छोटी व्यवस्था के लिए आया, लघु व्यवस्था के लिए आया। इसलिए मैंने इसको बताया कि इनकी व्यवस्था कैसी होती है? लघु पराशी। ये लघु परास के लिए ही अच्छी व्यवस्था रखते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा समय या पार्टिकल बीतते हैं या थोड़ा अन्य पार्टिकल्स का अध्ययन करते हैं, मैं देखता हूं कि इनकी व्यवस्था बिगड़ गई है। एक लघु परास के लिए, एक छोटे से परास के लिए इनके कणों की व्यवस्था कैसी होती है? निश्चित पैटर्न में होती है, लेकिन कुछ ही देर बाद अगर मैं चेक करता हूं तो आगे आने वाले पार्टिकल्स की व्यवस्था बिल्कुल भी पैटर्न में नहीं रहती, बिगड़ी रहती है। तो ये बेटा मेरे लिए हो गया क्रिस्टलीय ठोस। मैंने अक्रिस्टलीय ठोस को पढ़ा। मेन चीज क्या है? मैं 3 शब्दों को अभी भी रिपीट कर देता हूं, आपको परमाणुवीय या अवयवी कणों को पता होना चाहिए किसको कहते हैं। तो मैंने बताया ठोस पदार्थ जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है परमाणुवीय या अवयवी कण कहलाते हैं, फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर मुझे पता होना चाहिए क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, आपने पढ़ा इसको, फिगर भी देखा क्रिस्टलीय ठोस कैसा होता है। फिर आपने देखा अक्रिस्टलीय ठोस, इसके भी फिगर देखिए। अक्रिस्टलीय ठोस 2 प्रकार का, अगर मैं व्यवस्था पे बेसिस पे देखता हूं, हालांकि मुझे उसको अलग अलग नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखना है कभी कभी अक्रिस्टलीय ठोस में तो एक भी परमाणुवीय कण की व्यवस्था निश्चित पैटर्न में नहीं होती, लेकिन कभी कभी अक्रिस्टलीय ठोस की परमाणुओं की या परमाणुवीय कणों की व्यवस्था कुछ देर के लिए तो निश्चित पैटर्न में आती है, लेकिन इसके बाद पैटर्न बिगड़ जाता है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए व्यवस्था बनी लघु पराशी है और इसमें पूरा टाइम शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी व्यवस्था बनी रही। मैंने इसको क्या बताया कि ये दीर्घ पराशी होता है। अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मुझे क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में या इन दोनों प्रकार के ठोसों में डिफरेंस पढ़ लेना चाहिए कि ठोस पदार्थों में से जो अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ हैं इनमें क्या क्या डिफरेंस है। तो बेटा आप इसको जल्दी से नोट करो। मैं देखता हूं कि अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो बेटा क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में ये कुछ डिफरेंसेस हैं।
इन डिफरेंसेस को हम पढ़ेंगे और इस बात को निश्चित करेंगे कि एक क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या क्या अंतर होते हैं। तो मैं जल्दी से पढ़ना स्टार्ट करता हूं इसको। तो मैं क्रिस्टलीय ठोस में अगर फर्स्ट नंबर को पढ़ता हूं, लिखा है त्रिविम में अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित होती है। अब त्रिविम क्या है, ये तो एक नया शब्द आ गया। त्रिविम का मतलब होता है अपने चारों ओर। अगर कोई ठोस कण है, बाई चांस मैं किसी ठोस कण को मानता हूं कि ठोस पदार्थ है, उसके मध्य में मैंने किसी एक कण को ले लिया है, तो ठोस पदार्थ के अंदर अगर किसी कण को लिया गया, आप देखते हो कि ठोस पदार्थ के चारों ओर, आगे की ओर, पीछे की ओर, ऊपर की ओर भी और नीचे की ओर भी, दाएं बाएं ओर भी, चारों ओर कणों की व्यवस्था बनी होगी। आज अगर चारों ओर कणों की व्यवस्था बनी है तो हम ऐसी व्यवस्था को क्या कहते हैं, त्रिविम व्यवस्था। त्रिविम का मतलब चारों ओर, सभी दिशाओं में। तो क्या बोलता है कि किसी ठोस पदार्थ में आप कणों की व्यवस्था सभी दिशाओं में निश्चित पाते हो। लेकिन अगर मैं यही चीज देखता हूं अक्रिस्टलीय में, तो अक्रिस्टलीय ठोस में किसी कण के चारों ओर या सभी ओर उपस्थित अवयवी कण अपनी व्यवस्था में निश्चित क्रम में हो, यह जरूरी नहीं रहता। तो उसमें लिखा है निश्चित क्रम में व्यवस्था नहीं होती है। मैं आगे आता हूं, लिखा है आकृति कैसी होती है, निश्चित। किसी भी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की आकृति निश्चित होती है। बेटा आपके यहाँ क्रिस्टलीय ठोस की बात करूं मैं अगर, तो क्रिस्टलीय ठोस में आता है शक्कर का टुकड़ा। आप देखते हो कि शक्कर के टुकड़े को अगर ध्यान से देखा जाए, लगभग घन के आकार का होता है। अब घन के आकार के कण को आप चाहे बल लगा लूं, चाहे उसको टेम्परेचर दे दूं, या चाहे उसको पीट दूं, आप उस पदार्थ के कण की आकृति को चेंज नहीं कर सकते। आप उसके कण की आकृति को चेंज करने के चक्कर में अगर उसको पीटोगे तो वो कण टूट जाएगा, लेकिन आकृति को आप परिवर्तित नहीं कर सकते। तोड़ सकते हैं आप, लेकिन आकृति को परिवर्तित नहीं कर सकते, वो घन के ही आकार में रहेगा। अगर मैं इससे भी बड़े कण की बात करूं तो आपने मिश्री देखा होगा, प्रसाद वगैरह पर आपको मिश्री मिलती रहती है, घन के आकार की होती है। आपसे कहा जाए कि एक काम करो, इसको दबाओ और इसकी आकृति को क्या करो, चेंज करो। अभी घन के आकार की है, इसको सिलेंडर के फेस में, मतलब सिलेंडर के आकार में बदलो। आप उसको दबाते रहें 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 2-4 महीने, आप उसकी आकृति को चेंज नहीं कर पाओगे। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनकी आकृति को आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, चेंज करने के चक्कर में तोड़ दोगे उसको, लेकिन चेंज नहीं कर पाओगे। मैं नमक के कण की भी बात करूं तो अब बात आ जाती है, सर नमक के कण में तो हर एक नमक का कण अलग अलग प्रकार का दिखता है, लेकिन बेटा आप देखते हो कि नमक पर कई परत बनी होती हैं। अगर आप उनमें से एक परत को निकालो, वो एक क्रिस्टल है, और उस एक परत को देखना, वो भी घन के आकार की होगी, उसकी भी आकृति को चेंज नहीं किया जा सकता है बल लगाने पर भी। लेकिन जब मैं अक्रिस्टलीय ठोस की बात करता हूं तो कहता है इसकी आकृति निश्चित नहीं होती। अगर आप किसी अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की बात करोगे, इसकी आकृति निश्चित नहीं होती। मैं इसके आकार को आसानी से बदल सकता हूं। जैसे रबड़, कांच, रबर आपके पास होती है, आप उसको तुरंत उसके आकार को आसानी से क्या कर लेते हो, बदल लेते हो। लगातार किसी भी आकार में उसको ढाल सकते हो, एक आकार से दूसरे आकार में बदल सकते हो, तो आसानी से इसकी आकृति को चेंज किया जा सकता है। मैं अगर थर्ड नंबर पे देखता हूं, लिखा है दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। बेटा इसको तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। दीर्घ परासी व्यवस्था का मतलब है शुरू से लेकर लास्ट तक सभी परमाणु कण अपनी निश्चित पैटर्न पर हैं, पूरी की पूरी व्यवस्था बनी है, पूरे के पूरे अगर क्रिस्टल में देखा जाए व्यवस्था पूरी बनी हुई है, दीर्घ परासी है। लेकिन मैं जैसे ही अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की बात करता हूं, लघु परासी होते हैं। लघु परासी का मतलब एक तो व्यवस्था बनी ही नहीं होती है निश्चित पैटर्न में, और अगर निश्चित पैटर्न की व्यवस्था बनी भी है तो केवल कुछ समय के लिए ही निश्चित पैटर्न की व्यवस्था होती है, इसके बाद वो निश्चित पैटर्न बंद हो जाता है, बिगड़ जाता है, खत्म हो जाता है। तो बेटा ये थर्ड नंबर मैंने क्लियर कर लिया। अब अगर मैं फोर्थ नंबर की बात करूं तो बेटा ये बहुत अच्छा है कि गलन ऊष्मा कैसी होती है, निश्चित होती है। बेटा इसको ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों में गलन ऊष्मा क्या होती है, पदार्थ की एक निश्चित मात्रा को पिघलाने के लिए दी गई ऊष्मा। अगर आपके पास कोई भी ठोस पदार्थ है, उसकी निश्चित मात्रा है और उसको आप पिघलाना चाहते हो, तो उसको पिघलाने में आप जितनी ऊष्मा दे दोगे पदार्थ को, कौन सी ऊष्मा कहलाएगी, गलन ऊष्मा। मैं बात कर लेता हूं, क्योंकि बेटा क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में कणों की व्यवस्था निश्चित पैटर्न में होती है। समझने वाली बात है इस जगह। अगर मैं एक किसी आकार का
क्रिस्टली ठोस पदार्थ ले लेता हूं, या ऐसा मानते हैं मैंने नमक का एक टुकड़ा ले लिया निश्चित आकार का, अब मैंने जस्ट उसी आकार का एक और नमक का टुकड़ा ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों नमक के टुकड़ों को पिघलाने की कोशिश करूंगा। फिर देख लेना, मैंने नमक का एक टुकड़ा लिया, फिर मैंने जस्ट उसी आकार का नमक का दूसरा टुकड़ा लिया, मैंने दोनों को पिघलाने की कोशिश की। पिघलाने के लिए आपको ऊष्मा देनी पड़ी होगी, और आपने इस बात को चेक किया कि मैंने दोनों को पिघलाने के लिए निश्चित टेम्परेचर दिया। जितना टेम्परेचर फर्स्ट वाले को बढ़ाया, ऊष्मा दी, उतना ही सेकंड वाले को ऊष्मा भी दी, और दोनों एक साथ पिघल गए। अर्थात मैं क्या सोचता हूं कि गलन ऊष्मा कैसी होती है, निश्चित होती है। लेकिन अगर मैं अक्रिस्टलीय ठोस की बात करूं, मैंने अक्रिस्टलीय ठोस के सेम आयतन के अर्थात उतने ही बड़े दो अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थों को लिया, तो बेटा जैसे ही मैंने उतने ही बड़े दो अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थों को लिया और मैंने दोनों को हीट करना स्टार्ट किया, तो मुझे देखने को ये मिलता है कि मैं एक को ज़्यादा हीट करता हूं, एक को कम हीट करते हैं, एक कम हीट पर ही पिघल जाता है और एक ज़्यादा हीट पर पिघलता है। इसका मतलब है कि जो गलन की ऊष्मा है अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थों के लिए वो निश्चित नहीं है। बेटा उसका भी रीजन है, अगर कणों की व्यवस्था निश्चित है तो आप जब सेम साइज के दो क्रिस्टलीय ठोस लोगे, उनमें सेम अमाउंट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, सेम परमाणु कण होंगे। अगर इसमें 1000 परमाणु कण तो इसमें 1000 परमाणु कण। अगर दो, फिर से मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, अगर मैंने क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों के दो समान आयतन के टुकड़ों को लिया है, क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस है, दोनों का आयतन समान है, तो जितने परमाणु कण पहले वाले पर होंगे उतने ही परमाणु कण दूसरे वाले पर होंगे। और आपको दोनों में अगर परमाणु कण निश्चित है तो आपको दोनों परमाणु कण को जब पिघलाना होगा आपको निश्चित टेम्परेचर देना होगा। परमाणु कण निश्चित दोनों में, तो ऊष्मा भी आपको कैसी देनी पड़ेगी, निश्चित देनी पड़ेगी। लेकिन जब मैं अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की बात करता हूं तो अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में परमाणुओं की व्यवस्था तो कोई होती नहीं। तो इसमें क्या होता है, अगर आप दो सेम आयतन के पदार्थ लेते हो या सेम आयतन के टुकड़ों को लेते हो, तो ऐसा होता है कि किसी एक में परमाणु कण ज्यादा हो सकते हैं और किसी एक में परमाणु कण कैसे हो सकते हैं, कम। तो जिसमें परमाणु कण ज्यादा हीट करना पड़ेगा, जिसमें परमाणु कण कम उसमें आपको कम हीट करना पड़ेगा। तो ये भी एक चीज है, निश्चित व्यवस्था के कारण आप सेम आयतन के चाहे जितने क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों के टुकड़ों को ले लोगे आपको सब सेम हीट पर वो पिघलेंगे। लेकिन अनिश्चित अगर अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थों को लेते हो, क्योंकि इनमें परमाणु की व्यवस्था निश्चित तो है नहीं, तो अगर आपने सेम आकृति के दो अक्रिस्टलीय ठोसों को ले लिया है तो हो सकता है एक में अवयवी कण ज्यादा हो, एक में अवयवी कण कम हो। क्यों अवयवी कण कम या ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि इस बार व्यवस्था इन दोनों की निश्चित पैटर्न में नहीं है। जब पैटर्न ही निश्चित नहीं है तो एक में ज्यादा भी कण हो सकते हैं, एक में कम भी हो सकते हैं, और उस हिसाब से इनकी गलन ऊष्मा भी कम या ज्यादा होगी। लेकिन क्रिस्टलीय में कणों की व्यवस्था निश्चित होती है, कणों की संख्या निश्चित होती है, इसलिए गलन की ऊष्मा भी कैसी होती है, निश्चित रहती है। तो ये गलन की ऊष्मा के लिए हो गया। मैं आगे बात करता हूं, कहता है क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस होते हैं। बेटा बिल्कुल सही है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये ओरिजिनल में ठोस होते हैं। ठोस में क्या है, आप ऐसा भी सोच सकते हो, ठोस में एक और गुण आता है, आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, ठोस पदार्थ क्या है, केवल लुढ़कता है। आप कभी भी इसको एक स्थान पे गिरा दोगे तो ठोस पदार्थ में क्या होगा, ये लुढ़कता रहता है। ये ठोस की सबसे बड़ी पहचान है और आसान भी। आप किसी भी ठोस पर, कोई कहता है ठोस पदार्थ है, आप उसको गिरा दोगे, रख दोगे तो ठोस पदार्थ क्या होगा, लुढ़केगा, इसके अलावा कोई गति नहीं करेगा। तो क्रिस्टलीय ठोसों में हम वास्तविक ठोस इसलिए कहते हैं क्योंकि ठोस के लगभग जितने भी गुण होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में अवेलेबल होते हैं। लेकिन मैं अगर दूसरे शब्दों में अक्रिस्टलीय ठोस की बात करूं तो अक्रिस्टलीय ठोस को या तो हम आभासी ठोस कहते हैं, अर्थात अक्रिस्टलीय ठोस में ठोस पदार्थ के पूरे गुण अवेलेबल नहीं है, या उसी को हम अतिशीतित द्रव कहते हैं। सॉरी, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, अतिशीतित द्रव। अतिशीतित द्रव का मतलब है ये ठोस इस प्रकार का व्यवहार करते हैं जैसे सुपर कूल्ड लिक्विड। अगर हम किसी लिक्विड सब्सटेंस को बहुत ज्यादा ठंडा कर दें, अक्रिस्टलीय ठोस वैसा व्यवहार करते हैं। जैसे कि मैं बात कर लेता हूं कांच।
बेटा अब कांच को अगर बात किया जाए, अगर कहीं बहुत पुरानी बिल्डिंग या मकान को देखा जाए तो जब उसमें कांच लगाया गया था तो आप इस बात को देखें, कहाँ पर? खिड़की और दरवाज़ों पर जब कांच लगाया गया तो बेटा कांच की मोटाई ऊपर से लेकर नीचे तक कैसी थी? बिल्कुल सेम थी। जितना मोटा ऊपर कांच उतना ही मोटा नीचे। लेकिन जैसे ही कांच लगा रहा, कई वर्ष बीत गए, 100 साल, 150 साल, 200 साल बीते, आपने इस बात को चेक किया, अब आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है कि कांच अब ऊपरी सतह पर पतला है और नीचे की ओर क्या है? मोटा है। मैं क्या सोचता हूं, इसका अर्थ क्या होगा कि कांच के जो परमाणु कण थे ये ऊपर से धीरे धीरे बहकर कहां आने लगे हैं? नीचे की ओर। तब तो ऊपर की ओर कांच पतला हो गया और नीचे की ओर कैसा हो गया है? मोटा। इसका मतलब कांच के कणों के अंदर काय का गुण होता है? बहने का गुण, फ्लो होने का गुण। इसलिए मैंने इसको बताया कि ये कैसा कार्य करता है? अतिशीतित द्रव की तरह कार्य करता है। एक जैसे सुपर कूल लिक्विड होता है, बहुत ज्यादा ठंडा किया हुआ द्रव। आप किसी द्रव को बहुत ज्यादा ठंडा कर दे, फिर भी उसके कणों में थोड़ा बहुत बहने का गुण तो रहता ही रहता है, क्योंकि इन ठोस पदार्थों में भी हल्का सा बहने का गुण होता है। मैंने इसको अतिशीतित द्रव की श्रेणी में डाला। ये ट्रू सॉलिड नहीं है, क्योंकि इसके पार्टिकल अभी भी थोड़ा बहुत फ्लो होते हैं। तो बेटा ये अगला नंबर हो गया, अतिशीतित द्रव की तरह कार्य करता है अक्रिस्टलीय ठोस। मैं अगर आगे बात कर लेता हूं तो नेक्स्ट नंबर लिखा है काटने पर स्पष्ट विदलन। जब भी बेटा आप इस बात को ध्यान दीजिए, नमक के टुकड़े को आप कभी भी चाकू से इसको निकालोगे, आप देखोगे इसकी चिकनी सतह निकलेगी बिल्कुल। आप चाकू से इसको काटने की कोशिश, हालांकि हार्ड होता है, लेकिन जब भी आप काटोगे एक लेयर के फॉर्म में निकलेगी, और वो लेयर अंदर से देखोगे बिल्कुल शाइनिंग लेयर होगी, चिकनी लेयर होगी। तो कहता है जब भी मैं किसी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ को काटता हूं, स्पष्ट विदलन, चिकनी लेयर के साथ वो कटता है, स्पष्ट रूप से काटा जाता है। आप काटोगे बिल्कुल ठोस पदार्थ को, जैसे यहां से काटोगे आप बिल्कुल चिकनी लेयर के साथ कटेगा। और आप इसको ऐसे निकाल के देखोगे, इधर भी चिकनी लेयर, इधर भी चिकनी लेयर। जैसे मैं मान लेता हूं ये ठोस पदार्थ है, इसको मैंने बीच से जैसे ही काटा, तुरंत ये लेयर्स के फॉर्म में उखड़ जाएगा। ये भी लेयर, ये भी लेयर, दोनों शाइनिंग लेयर होंगी, सरफेसेस होंगी। लेकिन मैं अक्रिस्टलीय ठोस की बात करता हूं तो जैसे ही मैं अक्रिस्टलीय ठोस को काटता हूं, ये टेढ़ा मेढ़ा कटता है, इस हिसाब से कट जाता है, अर्थात कोई भी चिकनी सतह प्राप्त नहीं होती। या दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूं, जो क्रिस्टलीय ठोस होता है ये काटने पर लेयर के फॉर्म में अलग होता है, परत दर परत अलग होता है, और इस जबकि अक्रिस्टलीय ठोस को काटने में ये परत दर परत अलग नहीं होता। ये टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी कर सकता है, और क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा कर सकता है, हम कहते हैं कि इसका काटने पर ये स्पष्ट विदलन नहीं शो करता है, अस्पष्ट विदलन शो करता है। नेक्स्ट आता है गलनांक, निश्चित और तीक्ष्ण होता है क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों का। अब बेटा गलनांक, निश्चित और तीक्ष्ण क्या होता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। आपने शक्कर के टुकड़े को लिया, या शक्कर के 10, 20, 50 जितने भी टुकड़ों को लिया, आपने उसको हीट करना स्टार्ट किया। जैसे मैंने मान लिया कि शक्कर के टुकड़े का टेम्परेचर आपने बढ़ाया, धीरे धीरे 100 हुआ, 150 हुआ, 190 हुआ, 198 हुआ, 99 हुआ, तब तक शक्कर का टुकड़ा ठोस रूप में था। लेकिन जैसे ही मैंने 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किया, शक्कर का टुकड़ा तुरंत पिघल गया। और कैसा पिघला? पूरा का पूरा पिघल गया। इसका मतलब है कि गलनांक कैसा है? निश्चित। 199 डिग्री सेल्सियस तक बिल्कुल नहीं पिघला था, लेकिन जैसे ही मैंने 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किया, शक्कर का टुकड़ा जो है वो पिघल गया, और थोड़ा बहुत नहीं पिघला, पूरा का पूरा एक साथ पिघल गया। और क्योंकि पूरा का पूरा एक साथ पिघल गया, मैंने बताया कि गलनांक निश्चित भी है, तीक्ष्ण भी है। निश्चित का मतलब बिल्कुल फिक्स है, और तीक्ष्ण का मतलब मैं समझाता हूं अभी क्या है। क्यों? तीक्ष्ण का अर्थ समझ में आएगा जब हम अक्रिस्टलीय ठोस को पढ़ेंगे। अक्रिस्टलीय ठोस, जब कोई भी ठोस पदार्थ होता है, जैसे रबड़। अब रबड़ को मैंने गर्म करना स्टार्ट किया कि मैं इसको पिघलाऊंगा। आप एक बात ध्यान दोगे कि जैसे मैं टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस करता हूं, रबड़ तब तक नहीं पिघलती है। 101 डिग्री सेल्सियस हुआ, रबड़ ने पिघलना स्टार्ट किया। लेकिन 101 डिग्री सेल्सियस में रबड़ पूरी नहीं पिघलेगी, स्टार्ट किया है। 102 पर और पिघली, 103 पर पिघली, धीरे धीरे ऐसे आते आते जब मैं इसका टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस कर देता हूं, अब ये पूरी पिघलती है। आपने इस बात को चेक किया कि अक्रिस्टलीय ठोस एक टेम्परेचर पर नहीं चेंज होता, पिघलता।
101 से स्टार्ट हुआ था, 140 तक गया। इस दौरान वो थोड़ा थोड़ा करके पिघलता ही रहा। और क्रिस्टलीय ठोस में आपने क्या देखा था, एक निश्चित फिक्स टेम्परेचर पर तुरंत पिघल गया था पूरा। और इसके लिए आपने क्या देखा, गलनांक के लिए एक रेंज मिल गई कि 101 से पिघलना स्टार्ट करेगा, 140 तक पिघलता ही रहेगा। तो जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है इसका गलनांक निश्चित नहीं है। क्यों निश्चित नहीं है? क्योंकि 101 से 140 तक चला गया टेम्परेचर, निश्चित तो हुआ नहीं। अब 101 से 140 तक गया, इसका मतलब ये तो अनिश्चित हो गया। इसके लिए एक रेंज मिल गई और इसीलिए ये शार्प भी नहीं है। शार्प का मतलब उसी टेम्परेचर पर बस पिघल जाए, काम खत्म हो जाए। लेकिन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ को जब मैंने चेक किया था तो कोई भी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ हो, आप मिश्री के टुकड़े को ले लो, हीट करो, ये एकदम से नहीं पिघलेगा। ये धीरे धीरे आप इसको हीट करते रहो, बिल्कुल नहीं पिघलेगा। लेकिन जिस टेम्परेचर पर ये पिघलेगा उसी टेम्परेचर पर पूरा का पूरा टुकड़ा पिघल के रह जाएगा। ऐसा नहीं कि थोड़ा अभी पिघला और टेम्परेचर बढ़ाया और पिघला और टेम्परेचर बढ़ाया और पिघला, ऐसा नहीं होने वाला क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों में। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जल्दी से पिघलता नहीं, लेकिन जिस टेम्परेचर पर पिघलता है फिर उसी टेम्परेचर पर पूरी तरीके से पिघल जाता है। क्योंकि उसी सेम टेम्परेचर पर पिघल जाता है, मैं कहता हूं इसका जो गलनांक है वो कैसा है, तीक्ष्ण है, शार्प है। उसी टेम्परेचर पर पूरा पिघल जाएगा। आपने घरों में घी को देखा होगा, घी को क्या देखते हो, ठंडी के मौसम में जम गया, आप इसको गर्म करना स्टार्ट करो। कैसे? आप इसको डालोगे, गर्म करोगे, आप इस बात को देखोगे घी धीरे धीरे पिघलता है। ऐसा नहीं कि एक टेम्परेचर दिया सीधे पूरा पिघल गया। आप थोड़ा हीट करोगे, थोड़ा पिघलेगा, और हीट करोगे और हीट करोगे, जैसे जैसे हीट करते जाओगे पिघलता जाएगा धीरे धीरे। इसका मतलब ये कैसे ठोस में आ गया, अक्रिस्टलीय, क्योंकि इसका गलनांक निश्चित नहीं रहा। गलनांक निश्चित होता तो एक ही टेम्परेचर पर पूरा का पूरा एक साथ पिघल जाता। तो अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का गलनांक निश्चित नहीं होता है, ये एक रेंज पर चलता है। कैसे रेंज पर चलता है कि घी का चलेगा 25 डिग्री सेल्सियस से 25 से 45 तक ये पिघलता ही रहेगा। लेकिन अगर यही क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता तो या तो उसका 25 डिग्री सेल्सियस निश्चित होता गलनांक, या तो फिर 45 ही होता, या तो 25 डिग्री सेल्सियस पर पूरा का पूरा एक साथ पिघल जाता, और या 45 डिग्री सेल्सियस पर पूरा का पूरा एक साथ पिघल जाता। तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि गलनांक की विषय में निश्चित गलनांक और अनिश्चित गलनांक क्या होता है। निश्चित गलनांक एक फिक्स टेम्परेचर पर पिघल जाएगा। अनिश्चित गलनांक का मतलब धीरे धीरे आप गर्म करते रहिए, वो पिघलता रहेगा धीरे धीरे करके। अब मैं बात कर लेता हूं विषमदैशिक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये विषमदैशिक क्या होते हैं। अब मैं विषमदैशिक की बात करता हूं। विषमदैशिक में बेटा बहुत सारे गुण हैं, लेकिन मैं बात करूंगा केवल अपवर्तनांक की। मैंने क्रिस्टल के अंदर कोई यहां पर पार्टिकल या कोई यहां पर एक पॉइंट ले रखा है। ध्यान दीजिएगा बेटा कि विषमदैशिक का अर्थ है मैंने क्रिस्टल के अंदर एक पॉइंट यहां ले रखा है। अब मैं अगर राइट हैंड साइड पर चलता हूं क्रिस्टल पे, ठोस पदार्थ पे, मुझे कोई भी पार्टिकल टकराता हुआ नहीं मिलता है। इसका मतलब कोई पार्टिकल क्योंकि नहीं टकरा रहा है, कोई परमाणुकरण नहीं टकरा रहा है, इस डायरेक्शन में ठोस पदार्थ का अपवर्तनांक अलग होगा। और मैं अगर इस डायरेक्शन में जाता हूं तो भी मुझे कोई भी पार्टिकल टकराता नहीं मिलता है। मैं क्या सोचता हूं, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट चलने पर अपवर्तनांक ठीक है, निश्चित है। लेकिन बेटा अगर मैं इसी से क्रॉस चलना स्टार्ट कर दूं, अब मैं क्या देखता हूं, मैंने एक बार अपनी दिशा को बदल दिया। अभी मैंने दिशा ये रखी थी, अब मैंने अपने यहां उस पॉइंट के थ्रू दिशा को कैसा कर दिया, चेंज कर दिया। अगर मैं इस दिशा में पदार्थ के गुण को चेक करता हूं तो ये एक पार्टिकल से टकराया, इधर की ओर दो पार्टिकल से टकराया। इसका मतलब है अब इस जगह पे क्योंकि पार्टिकल्स के थ्रू टकरा के जा रहा है, डायरेक्शन पार्टिकल्स को काटते हुए जा रही है बेटा, इस डायरेक्शन में पदार्थ का अपवर्तनांक चेंज हो गया होगा। इस डायरेक्शन में पदार्थ का अपवर्तनांक दूसरा कोई निकलेगा, कम निकलेगा, लेकिन इस डायरेक्शन में पदार्थ का अपवर्तनांक ज्यादा निकलेगा। किसी भी पार्टिकल से इस डायरेक्शन में कोई भी पार्टिकल नहीं मिला, अपवर्तनांक कम। इस डायरेक्शन में कई पार्टिकल टकराए, अपवर्तनांक ज्यादा। मैं ऊपर से नीचे इसी पॉइंट पर देखता हूं, फिर से कोई पार्टिकल नहीं टकराया, फिर से अपवर्तनांक कम। बेटा आपको क्या देखने को मिला, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, लेफ्ट टू राइट अपवर्तनांक कम, पार्टिकल टकराए अपवर्तनांक ज्यादा,
पार्टिकल नहीं टकराया, अपवर्तनांक कम। आप इसको क्या देखते हो कि जैसे ही मैं उस पॉइंट की या पॉइंट से डायरेक्शन को चेंज करता हूं, मुझे यह पता चल जाता है कि पदार्थ का अपवर्तनांक लगातार डायरेक्शन के चेंज होने पर अपवर्तनांक भी चेंज होता है, क्योंकि डायरेक्शन के चेंज होने पर अपवर्तनांक चेंज हो जाता है। जैसे ही दिशा को चेंज किया, अपवर्तनांक चेंज हो गया, विषम दैशिक है। दिशा विषम कर दोगे, गुण भी चेंज हो गया, विषम दैशिक है। लेकिन मैं अगर इस क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की बात कर अक्रिस्टलीय की बात करता हूं, मैं कहीं एक पॉइंट ले लेता हूं, मैंने ये पॉइंट लिया, मैं इधर भी चलता हूं पार्टिकल से टकराता है, मैं इधर भी चलता हूं पार्टिकल से टकराता है, उधर ऊपर भी जाते हैं पार्टिकल से टकराएगा, नीचे भी पार्टिकल टकराएंगे, इधर भी पार्टिकल टकराएंगे। चारों डायरेक्शन में आप चाहे जो डायरेक्शन ले लोगे, चारों दिशाओं में आप पार्टिकल से टकराते हैं। ऐसी सिचुएशन में हर जगह का अपवर्तनांक कैसा होगा? ज्यादा होगा। अगर इधर पार्टिकल टकरा रहे तो इधर भी अपवर्तनांक ज्यादा, इधर भी अपवर्तनांक ज्यादा, इधर भी अपवर्तनांक ज्यादा। हर एक दिशा में अपवर्तनांक सेम है। दिशा चेंज हुई, अपवर्तनांक नहीं चेंज हुआ। क्योंकि दिशा चेंज हुई, अपवर्तनांक नहीं चेंज हुआ, हम कह देते हैं समदैशिक। किसी भी दिशा में अपवर्तनांक समान है, किसी भी दिशा में अपवर्तनांक समान है, समदैशिक। किसी भी दिशा में अपवर्तनांक विषम है, अलग अलग है, विषमदैशिक। तो बेटा समदैशिक और विषमदैशिक को पहचाने। डायरेक्शन चेंज होने पर अगर अपवर्तनांक चेंज हो जाए, विषमदैशिक। डायरेक्शन चेंज होने पर अपवर्तनांक ना चेंज हो, समदैशिक। बेटा ये केवल बात मैं अपवर्तनांक के लिए ही बता रहा हूं, हालांकि केवल अपवर्तनांक ही नहीं, अपवर्तनांक के अलावा भी बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो डायरेक्शन के चेंज होने पर चेंज हो जाते हैं और यहां डायरेक्शन के चेंज होने पर चेंज नहीं होते। उन सभी गुणों के आधार पर समदैशिक और विषमदैशिक अलग अलग किए जाते हैं। केवल अपवर्तनांक के आधार पर इनको अलग अलग नहीं किया गया है। आप इस बात को ध्यान रखें कि केवल क्या अपवर्तनांक को लिया गया, नहीं, मैंने एक गुण को बताया अपवर्तनांक के हिसाब से। अभी एक नंबर और रह जाता है, शीतलन वक्र असतत है। असतत का मतलब है जब भी मैंने इसका शीतलन वक्र खींचा। अब बेटा सबसे पहले मैं बात करूंगा कि शीतलन वक्र होता क्या है। बेटा शीतलन वक्र कहते हैं जब भी कोई पदार्थ आपके पास है और अब आप उस पदार्थ का टाइम और टेम्परेचर के बीच ग्राफ खींचते हो। टाइम और टेम्परेचर का मतलब है हम पदार्थ के टेम्परेचर को धीरे धीरे कम करते रहेंगे और उसका टाइम के साथ ग्राफ खींचेंगे। तो टेम्परेचर कम करने का मतलब ठंडा करते रहे, ठंडे करने को शीतल करना भी कहते हैं। तो हमने उसके शीतल होने का ग्राफ, ठंडा होने का ग्राफ टाइम के साथ खींचा, समय के साथ खींचा। तो ठंडे होने के इस ग्राफ को क्या कहते हैं? शीतलन वक्र। कि पदार्थ जब ठंडा किया गया उस पर किस प्रकार का चेंज आया टाइम के अकॉर्डिंग। शीतलन वक्र का मतलब समझे? शीतलन वक्र का मतलब है जब किसी पदार्थ को मैंने ठंडा किया, उस ठंडा करने का ग्राफ में जो जो चेंज आया हो उस चेंज को दिखाना कहलाता है शीतल वक्र। अब बोलता है शीतलन वक्र असतत है, कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस नहीं है, इसको देखो कैसे। कंटिन्यूअस का मतलब होता है एक निश्चित भाव में या तो ग्राफ नीचे की ओर ही जाए या ग्राफ ऊपर की ओर ही जाए, निश्चित रूप से जाए, लेकिन चेंज उस पे ना हो। इसमें क्या हुआ बेटा, मैं यहां से बात करता हूं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पॉइंट ए पर बात की जाए तो पॉइंट ए पर टेम्परेचर कैसा है? ज्यादा। देखो ये एरो टेम्परेचर का एरो ऊपर की ओर लगने का अर्थ है जब भी आप ऊपर की ओर जाओगे टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ेगी और जब भी राइट की ओर जाओगे टाइम की वैल्यू बढ़ेगी। ए पॉइंट पर मैं चेक करता हूं तो ए पॉइंट पर टाइम तो कम ही है, टाइम तो केवल इतना है, टाइम तो बहुत कम है, ये है टाइम केवल इतना टाइम, लेकिन टेम्परेचर कैसा है? ज्यादा। पदार्थ ए पर कोई भी पदार्थ, अवस्था ए पर कोई भी पदार्थ कौन सी अवस्था में था? द्रव अवस्था में। फिर मैंने क्या किया? टाइम बढ़ता रहा तो टाइम देखो आगे की ओर चलता रहा और मैंने टेम्परेचर को कम करना स्टार्ट किया। टेम्परेचर को कम करना स्टार्ट किया, टेम्परेचर कम होता रहा। द्रव पदार्थ था, द्रव अवस्था में था, द्रव अवस्था में पदार्थ का टेम्परेचर कम होता रहा, कम होता रहा, कम होता रहा, अर्थात मैंने उससे ऊष्मा को क्या किया? लेना स्टार्ट कर दिया। टेम्परेचर कम होता रहा, कम होता रहा। जैसे ही मैं बी पॉइंट पे पहुंचा, बी पॉइंट में पदार्थ ठोस अवस्था में चेंज होना स्टार्ट हुआ।
हालांकि ठोस अवस्था में कब चेंज हुआ है, बी से सी तक। पूछेगा सर जी बी से सी तक का जो टाइम है, ये टाइम है, इस टाइम पर पदार्थ किस अवस्था में स्टार्ट हुआ, ठोस अवस्था में चेंज होना स्टार्ट हुआ। क्योंकि पदार्थ बी से सी के दौरान ठोस अवस्था में चेंज होना स्टार्ट हुआ, अर्थात निकाय पर कार्य हुआ उस समय। क्योंकि निकाय पर कार्य हुआ, जितनी देर निकाय पर कार्य होगा टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा, टेम्परेचर उतना ही फिक्स है। देखिए टेम्परेचर बी से सी तक टेम्परेचर ना तो घटा है ना बढ़ा है, फिक्स रेंज पर आगे गया है। हालांकि मैं इस बात को जानता हूं, यहां से यहां पॉइंट बी से पॉइंट सी के बीच का जो टाइम होगा ये बहुत छोटा समय होगा, एक शार्प टाइम होगा। शार्प टाइम का मतलब समझते हैं, बहुत छोटा समय होगा, 8 सेकंड, 10 सेकंड, 1 सेकंड, 0.5 सेकंड, ये बहुत छोटा टाइम होगा। पदार्थ ठोस अवस्था में बदल गया, और जब पदार्थ ठोस अवस्था में बदल गया सी पॉइंट तक, फिर इसके बाद आप वो टेम्परेचर कम होने लगेगा। इसका मतलब जितनी देर कोई पदार्थ अपनी अवस्था को चेंज करता है उतनी देर उसके टेम्परेचर पर कोई चेंज नहीं आता है। तो ग्राफ कैसा हुआ, पहले घटा, स्थिर हुआ, फिर घटा। क्या ग्राफ कंटिन्यूअस चला? ना, पहले घटा, स्थिर हुआ, फिर घटा। ये कंटिन्यूअस तो नहीं हुआ। कंटिन्यूअस का मतलब या तो बढ़ता चला जाता या तो घटता चला जाता, ये कंटिन्यूअस होता है। घटा, रुक गया, फिर घटा, ये डिसकंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस नहीं है। फिर एक बार दोबारा मैं इस बात को रिपीट कर दूं, बी से सी का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन मुझे मिल रही, इसका मतलब टाइम तो चेंज हो रहा है। बी से सी पर जाने पर टाइम तो चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब जब भी कोई पदार्थ अपनी अवस्था को चेंज करता है, वो जितनी एनर्जी लेता है उतनी एनर्जी को वर्क में लगा देता है, कार्य में लगा देता है। क्योंकि एनर्जी को कार्य में लगा लेता है, जितनी एनर्जी मिली कार्य में लगा दिया, खर्च भी कर दिया। टेम्परेचर पे चेंज नहीं होता। टेम्परेचर में चेंज कब होता है? जब एनर्जी मिले और वर्क ना हो, तो वही एनर्जी टेम्परेचर को इंक्रीज करेगी। ऐसे तो जितनी एनर्जी मिली उसको कार्य हो गया, और जब कार्य हो गया उतनी एनर्जी का, तो टेम्परेचर में कोई चेंज आया ही नहीं। अगर आपका पंखा, आप मान लीजिए अगर ये 100 जूल एनर्जी लेकर 100 जूल का वर्क करे, ये गर्म नहीं होगा, इसके टेम्परेचर पर कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? जितनी एनर्जी उसको मिलती है वो सारी की सारी एनर्जी को कार्य में लगा देता है, और कार्य में लगा देगा तो गर्मी नहीं होगा। सेम उसी प्रकार अगर जितनी देर वो ठोस अवस्था में चेंज हो रहा है, बी से सी के बीच में टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं। क्यों? उस समय वो वर्क कर रहा है। अब एक बार सी अवस्था पर ठोस में पहुंच गया तो फिर अब इसके बाद ठोस में पहुंच गया, अब उसे कार्य ही नहीं है, अब उसका फिर टेम्परेचर घटने लगेगा। लेकिन जब मैं किसी अक्रिस्टलीय ठोस की बात करता हूं, इसका शीतलन वक्र जो होता है वो सतत होता है, कंटिन्यूअस होता है। क्यों कंटिन्यूअस होता है मैं बताता हूं। ए टू बी आपने एक तो ग्राफ देखा नीचे की ओर लगातार चला जा रहा, दूसरी चीज सबसे बड़ी बात, ए द्रव अवस्था पर है, मैं एल लिखे देता हूं, बी सॉलिड अवस्था पर है। अब बात आती है सर जी लिक्विड से सॉलिड अवस्था पे गया तो ये भी तो कभी अपनी अवस्था को चेंज किया होगा, और उस समय इसका भी ग्राफ स्ट्रेट आना चाहिए। तो बेटा मैं आपको बता दूं, आपको ने गलनांक में भी इस बात को लिखा था, पढ़ा था कि गलनांक निश्चित तो होता नहीं है। तो ये जब लिक्विड से सॉलिड में चेंज किया जाता है, पदार्थ थोड़ा सा सॉलिड में चेंज हो रहा है, थोड़ा सॉलिड में नहीं भी चेंज हो रहा है, एक साथ ये सॉलिड में चेंज होने वाला नहीं। क्योंकि ये एक साथ सॉलिड में चेंज हो गया था, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ गए थे। लेकिन उसमें क्या हुआ, उसमें अगर आपने थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि 100 किलो पदार्थ को आपने ठंडा करके उसका ग्राफ खींचने के स्टार्ट किया है, तो 100 किलो लिक्विड में से 10 किलो लिक्विड ठंडा हो रहा होगा या ठोस अवस्था में चेंज हो रहा होगा, तब 90 किलो लिक्विड ठोस अवस्था में चेंज नहीं हो रहा होगा। जो 10 किलो लिक्विड ठोस अवस्था में चेंज हो रहा, उसने तो ऊष्मा ली, उसने तो एनर्जी लेके कार्य किया, लेकिन बाकी जो 90 kg लिक्विड था, क्योंकि वो अभी ठोस में नहीं चेंज हो रहा, वो कार्य भी नहीं कर रहा है, और जब वो कार्य नहीं कर रहा है इसका मतलब उस समय टेम्परेचर क्या होगा, घटता रहेगा। क्योंकि पूरा का पूरा लिक्विड सब्सटेंस अगर एक साथ एनर्जी लेकर ले लेता तो इसका भी टेम्परेचर चेंज ना होता, आप सीधा ग्राफ खींचते। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में थोड़ा सा, जैसे ज़्यादा पदार्थ है, थोड़ा सा पदार्थ चेंज भी हो रहा, थोड़ा सा चेंज नहीं भी हो रहा, थोड़ा सा चेंज भी हो रहा, थोड़ा सा चेंज नहीं भी हो रहा। क्योंकि हल्का सा चेंज हो रहा है, हल्का सा चेंज नहीं हो रहा है। तो हल्का चेंज हो रहा है वो तो टेम्परेचर
का ग्राफ सीधा रखता, लेकिन जो भाग अवस्था को चेंज नहीं कर रहा है उस भाग के कारण टेम्परेचर फिक्स नहीं रह पाता है, टेम्परेचर धीरे 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 घटता रहता है और पदार्थ थोड़ा 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 सॉलिड के रूप में बदलता रहता है और लास्ट स्टेज पे वो सॉलिड के फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो बेटा ये शीतलन वक्र हो गया। अब मैं बात कर लेता हूं कि एग्जाम्पल क्या है। तो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों के एग्जाम्पल धातुएं हैं, जिंक मेटल आप लिख सकते हो, जिंक सल्फाइड है, NaCl है, पोटेशियम नाइट्रेट है। इसके अलावा भी बहुत सारे, मैंने तो 3-4 केवल लिखे हैं, बहुत सारे क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। अक्रिस्टलीय की बात करूँ तो रबड़ है बेटा, कांच है और प्लास्टिक, ये अक्रिस्टलीय ठोस की पदार्थ की बात है। अब मैं रबड़, कांच, प्लास्टिक की बात करूंगा तो अगर मैं सोचूं इस बात का कि क्या इसको गर्म करेंगे एकदम से पिघल जाएगा, तो नहीं। जब आप इसको गर्म करोगे थोड़ा थोड़ा पिघलना स्टार्ट करेगा और एक काफ़ी देर में पिघल कर तैयार हो पाएगा। लेकिन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ गर्म करने पर तुरंत पिघल जाता है। तो बेटा ये क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बीच का डिफरेंस है। क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार का होता है इस चीज़ को पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। तो आज हम अपने वीडियो पर इतना ही रखते हैं बेटा। आपको क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस बहुत ढंग से पढ़ लेना है, क्योंकि एग्जाम वगैरह पर ये काफ़ी ज़्यादा आता रहता है। और बेटा जब भी एग्जाम पर आएगा आप इसके ग्राफ को खींच कर आओगे, ये और भी अच्छा इफेक्ट डालता है उस समय। तो बेटा बाकी के आर्टिकल्स को पढ़ते हैं कल। धन्यवाद।